आज का टॉपिक है हमारे पास कई पद्धतियां एस्ट्रोलॉजी से संबंधित चल रही हैं। सबसे पुरानी पद्धति वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो लगभग 10,000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी पद्धति है, उस पर सभी एस्ट्रोलॉजर्स आजकल काम करते हैं और अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। लेकिन अभी 1980 के दशक में KSR कृष्णमूर्ति जी आए। उन्होंने एक KP पद्धति का सिद्धांत शुरू किया और उन्होंने कुछ बातें जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं हो पाती थी, उनके बारे में चर्चा करी। इसके पश्चात KP के बाद एक और नई संस्था आई, उसको कहते हैं उप नक्षत्र थ्योरी, ACIL कस्पल इंटरलिंक थ्योरी। आज मैं ये बताना चाहता हूं इन तीनों पद्धतियों में क्या डिफरेंस है। जब एक पद्धति हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी 10,000 वर्ष से भी पुरानी है और हमारे ऋषि मुनियों ने अथक प्रयास, मेहनत और अपने तपोबल से इस संस्था का निर्माण किया था। वो लोग ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो सभी सात्विक थे, धार्मिक थे, स्पिरिचुअल थे, इंट्यूटिव थे। उनके पास दिव्य दृष्टियां थी। उन्होंने जो सिद्धांत बनाए वो आज भी काफी हद तक सटीक काम करते हैं। लेकिन एक कहावत है, आप जानते हैं, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में दी गई है, वो ये कहती है हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये देश काल पात्र के अनुसार चलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो रूल्स रेगुलेशंस 10,000 वर्ष पहले बनाए गए थे, क्या आज उनके अंदर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। पहले जो हमारे ज्योतिषी हुआ करते थे उनको राज ज्योतिषी कहा जाता था, क्योंकि वो ऋषि मुनि लोग राजा के दरबार में काम करते थे। क्योंकि वो सात्विक थे, धार्मिक थे, स्पिरिचुअल थे, इंट्यूटिव थे, तो उनके मुख से हमेशा सत्य और सही निकलता था। उनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास होता था। They were not allowed or not able to meet the general public. राजा के दरबार में कोई ज्यादा काम नहीं होता था। राजा को कभी किसी शादी ब्याह का मुहूर्त निकालना है, कि वो अभिषेक कराना है, कभी किसी त्योहार की तिथि निकलवानी है और कोई फंक्शन बनाना है, तो ऐसे समय के लिए एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत पड़ती थी। आम जनता जो है एक गांव में रहती थी
और जिनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं होती थी। एक गांव में 300, 400, 500 आदमी रहते थे। वो सब एक परिवार के रूप में काम करते थे, एक परिवार के रूप में रहते थे और एक ही व्यवसाय में लगे रहते थे। उनकी ज्यादा जरूरतें नहीं थी। जैसे पहले बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं होते थे और ना कोई बच्चा पढ़ता था। जब बच्चा कोई नहीं पढ़ता था तो कई प्रकार के जो आज सवाल उठते हैं, बच्चा कितना पढ़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेगा, किस फील्ड में जाएगा। जब स्कूल नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, तो इस तरह के सवालों का उठना इम्पॉसिबल था। इसी प्रकार जॉब करना, बाहर जाना, ये सब चीजें आम जनता के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं थे। अब जो व्यवसाय है वो सब परिवार का एक होता था और बाकी सब मिलके उसी के साथ ज्वाइन करके अपना निर्वाह करते थे। लेकिन समय के साथ अब परिवर्तन आता है। अब आपने देखा कि 10,000 वर्ष के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है। नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नए नए गैजेट्स आए हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आए। डेवलपमेंट पहले भी होती थी। आपको पता है पहले लोग पैदल चला करते थे और समय के साथ साथ उनके अंदर परिवर्तन आया। उन्होंने जानवरों की सवारी करनी शुरू कर दी। उसके बाद परिवर्तन आया, उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टांगा गाड़ी में लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा फिर प्रोग्राम डेवलपमेंट आई, साइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, कार आई। इस तरीके से बस, हवाई जहाज एक्सेट्रा में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन क्या है? ये परिवर्तन ड्यू टू डेवलपमेंट और उस वक्त की जरूरत के अनुसार। इसके अलावा हम एक और आपको किसी प्रकार का एग्जाम्पल देता हूं। पहले लोग, कुछ बिरले जो पैसे वाले होते थे, उनके पास रेडियो हुआ करता था और उसके बाद धीरे धीरे समय बीता तो ट्रांजिस्टर आ गया, जो कुछ लोगों के पास पहले से ज्यादा नंबर में हो गया। ट्रांजिस्टर के बाद फोनोग्राम आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया, सीडी प्लेयर आ गया और आज हम देखते हैं मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में हमारा टेप रिकॉर्डर भी है, फिल्म देखने का भी, वीडियो भी है, गाना सुनने का भी है, कैमरा भी है। तो these things are due to need and technology, development of technology। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं, 10,000 वर्ष पहले जब हम कोई पत्री बनाते हैं तो पत्री बनाने के लिए आपको एक तिथि चाहिए, समय चाहिए और एक जगह का, स्थान का नाम चाहिए जहां पर बच्चे का जन्म है। इन सबको बनाने के लिए हमको एक पंचांग की आवश्यकता पड़ती
और रेयरली किसी एक पंडित के पास पंचांग होता था। वो पंचांग कहाँ का होता था ये नहीं पता। आज की तिथि में पहले किसी के पास ना लॉग टेबल होती थी, ना एफएमरीज होती थी, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इन सेकंड्स हुआ करते थे। आज हम देखते हैं हमारे इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, एक स्टेट से 10-10 पत्रे निकलते हैं, 10-10 आदमियों की लॉग टेबल है और एफएमरीज है। इसके अलावा पहले सारी कैलकुलेशन सब मैनुअली करते थे। आज पहले कैलकुलेटर आ गया, फिर कंप्यूटर आ गए, अब हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए। सॉफ्टवेयर भी एक सोर्स से नहीं, सैकड़ों सोर्स से सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं। इसके अलावा जो हम बच्चे का जन्म स्थान का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नोट करते हैं, उनकी पहले लिमिटेशंस होती थी। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का पूरा मिल जाता था। अब हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज हैं, नेट पे, गूगल अर्थ पे, विकिपीडिया में, जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप सेकंड में ले सकते हैं। अब आज की तारीख में जन्म समय की दर 2.5 सेकंड पर चाइल्ड हो गई। जब तक मेरे पास किसी भी बच्चे का एग्जैक्ट बर्थ टाइम ना हो और एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, तब तक उस बच्चे का इंडिपेंडेंट सही चार्ट बनाना मुश्किल है। आज के जो बर्थ रेट है 2.5 सेकंड पर चाइल्ड है। हमारी पुरानी पद्धति के अनुसार वैदिक के अंदर हम एक लगन को लगभग 2 घंटे का लेते हैं, और इस 2 घंटे के पीरियड के अंदर हमारे यहाँ जितने भी बच्चों ने जन्म लिया उन सबका एक ही लगन चार्ट बनना है। उस 2 घंटे के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे सारे प्लैनेट जो जिस भाव में, जिस राशि में और जितनी डिग्रियों पर है वहीं पर बैठे रहते। सबसे फास्ट चलने वाला चंद्रमा है जो 2 घंटे में रफली 1 डिग्री चलता है और 2.25 दिन में राशि बदलता है। तो 2 घंटे में तो वो हार्डली तीसरे दिन ही जाएगा किसी एक पर्टिकुलर लगन में, अदरवाइज वो अपने उसी राशि में उसी घर में विराजमान रहेगा 2 घंटे के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट फास्ट चलने वाला प्लैनेट है सूर्य। सूर्य जो है 30 दिन के अंदर एक राशि बदलता है। एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 1 डिग्री चलता है, तो 2 घंटे के अंदर तो नेग्लिजिबली हिलता भी नहीं। इसी प्रकार जो दूसरे प्लैनेट हैं, शनि 2.5 साल में राशि बदलता है, जुपिटर साल भर में बदलता है, राहु 1.5 साल में बदलता है, एटसेट्रा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाकी दूसरे प्लैनेट का जो समय है चेंज ऑफ राशि वो अलग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 घंटे के अंदर सारे प्लैनेट अपनी उसी स्थिति में हैं जिस राशि में वो बैठे हैं, चाहे वो उच्च के हैं, चाहे वो नीच के हैं, चाहे वो वक्री है, चाहे वो अस्त है, चाहे वो केंद्र में है, चाहे वो त्रिकोण में है, 6, 8, 12 में है, शत्रु राशि में है, उनके जो एस्पेक्ट सेम है, युति सेम है, और उनका अष्टक वर्ग और उनका
षडाष्टक वर्ग, वो भी सेम है, उनसे बनने वाले योग सारे सेम हैं। इसके अलावा उन प्लैनेट से जो राजयोग बनेंगे वो भी सेम है। अब आप 2.5 सेकंड के अनुसार 2 घंटे में अगर बर्थ रेट देखते हैं तो लगभग 3,500 बच्चों का जन्म हो जाता है। सबका राशि चार्ट एक ही बनेगा, लेकिन भाग्य सब बच्चों का अलग होता है। राशि चार्ट सबका एक है, दशा भी सबकी एक ही है ऑलमोस्ट, जितने भी बच्चे उस पीरियड में पैदा हुए। अब हर बच्चे के भाग्य को डिफरेंशिएट कैसे करें और उसके बारे में इंडिविजुअली कैसे रीड करें, ये एक सवाल कई बार जहन में आता है। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक राशि के स्वामी को लॉर्ड मान के उस प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। एक राशि का समय 2 घंटे का होता है, तो 2 घंटे के अंदर उन्होंने इसको बारीक करने के लिए, छोटा करने के लिए एक उपाय निकाला कि भाई हम एक राशि को 16 वर्ग में बांट दें, 16 हिस्सों में बांट दें, ताकि हम जो हमारी नेचर ऑफ क्वारी है उसके हिसाब से कुछ बारीकी से रीड कर सकें। लेकिन हमने देखा कि भाई हम एक राशि को जब नवांश निकालते हैं, 9 हिस्सों में बांटते हैं, जिसको हम जनरली फॉर ऑल एक्टिविटीज के लिए अच्छा समझकर काउंट करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे एक नवांश से दूसरे नवांश में जाने तक मेरे को 3 डिग्री 20 मिनट का अंतर आता है। 3 डिग्री 20 मिनट के लिए 13 मिनट लग जाते हैं, और 13 मिनट का अंतर को भी मैं लेके चलूं तो करीबन 250-300 बच्चे पैदा हो जाते। इस प्रकार इस सिस्टम में जो बच्चे ट्विंस हैं, 2, 3, 4 मिनट के अंतर से पैदा होते हैं, उनका अलग से चार्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, और हर बच्चे का इंडिविजुअली चार्ट बना के उनके नेचर को रीड करना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर फर्दर काम किया और डिसाइड किया कि एक प्लैनेट अपने नक्षत्र का फल अच्छा देता है, और एक राशि जो 2 घंटे की है उसके अंदर 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। एक नक्षत्र जो है उसका समय पीरियड 50 से 55 मिनट है। अगर हम नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन करते हैं तो वो बेहतर और बेटर सटीक आएगी। अब एक नक्षत्र मेरा 50 मिनट का है, 50 से 55 मिनट का वेरी करता है। छोटी राशियों में वो 50 मिनट का है, बड़ी राशियों में वो रफली 55 मिनट का है। 10 से लेके 3 नंबर की राशि छोटियां हैं और 4 से 9 नंबर की राशियां मेरी बड़ी राशियां। अब इन राशियों के आधार से 50 मिनट का समय भी काफी बड़ा हो जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको फर्दर फाइन ट्यूनिंग करने के लिए 4 चरण में बांट दिया। अब एक चरण फिर 3 डिग्री 20 मिनट का आ गया, इक्वलेंट टू 1 नवांश। इसके बाद 1980 के दशक में KSR कृष्णमूर्ति जी आए। उन्होंने कहा कि भाई एक नक्षत्र के 4 चरण ना करके एक नक्षत्र को आप 9 अनइक्वल पार्ट्स में बांट दो इन द रेशियो ऑफ विंशोत्तरी दशा। अब आपका जो पार्ट आएगा पर प्लैनेट का वो काफी छोटा होगा। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास 9 प्लैनेट हैं जिनकी टोटल महादशा 120 साल की है, और उसमें हमारे पास एक नक्षत्र है जो 13 डिग्री 20 मिनट का है, और जो इक्वलेंट को आ जाता है 800 मिनट। अगर हम 9 प्लैनेट के अंदर इस 800 मिनट को विंशोत्तरी दशा के आधार पर रेशो प्रोपोर्शन पर
अनइक्वल पार्ट्स में बांट दें तो ये है कि हम छोटे से छोटा समय निकाल सकते हैं। हमने देखा कि 9 प्लैनेट जिनकी महादशा टोटल मिला के 120 साल की आती है और एक नक्षत्र की वैल्यू 800 मिनट है, तो सबसे छोटा स्पेस मिलेगा सन का, क्योंकि सन की जो महादशा है वो 6 साल की है। तो 120 साल में एक नक्षत्र की वैल्यू है 800 मिनट और एक साल में 800 बटा 120 और 6 साल में मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 40 मिनट आ गए। आप कहेंगे 40 मिनट तो बड़ा पीरियड है, तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूं। हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 मिनट में 15 मिनट, 1 सेकंड में 15 सेकंड, तो 40 मिनट में कितना घूमेगी? 15 मिनट में पृथ्वी घूमती है 1 मिनट आगे और 40 मिनट में घूमेगी 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 40 इक्वल टू 3 मिनट्स। तो सन का छोटे से छोटा पीरियड 3 मिनट का आता है। जो बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं 2-3 मिनट के अंतर में, हम उनका चार्ट नहीं बना सकते। केपी के अंदर इस तरह के दिखते हैं। दूसरा, केपी के अंदर हम लोग काफी कुछ वही इस्तेमाल करते हैं जो वैदिक में करते हैं। आस्पेक्ट भी लेते हैं, लॉर्डशिप भी राशियों की लेते हैं, समझे ना, सब लॉर्ड भी लेते हैं, स्टार लॉर्ड भी लेते हैं और वक्री भी लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें वैदिक की रूल्स को सीधा अप्लाई कर देते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम ट्विंस बच्चों की पत्री अलग से नहीं बना सकते। केपी के अंदर हमें थोड़ा सा ये एक डिफरेंस महसूस हुआ। इसके अलावा हम केपी के अंदर और अपना वैदिक के अंदर कुछ और भी डिफरेंसेस हैं। वैदिक के अंदर हम भावा चार्ट बनाते हैं अलग तरीके से और केपी या कसमल में बनाते हैं अलग तरीके से। और इसके अलावा हमारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं, नवान षट वर्ग नहीं देखते हम केपी में, और अष्टक वर्ग षोडश वर्ग नहीं देखते। अब हमने कहा कि भाई ये जो केपी है कृष्ण मूर्ति की, इसको जो उन्होंने 9 हिस्सों में बांटा उसको बोला सब लॉर्ड, और एक सब लॉर्ड सन का आया 40 मिनट जो सबसे छोटा पीरियड था। अब कस्मल थ्योरी के अंदर क्या किया गया है, इस सब लॉर्ड को फर्दर अगेन उसी प्रकार 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। भाई 120 साल के अंदर एक सन का सब है 40 मिनट और 6 साल में सन का सब कितना आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 6, वो आ जाएगा 2 मिनट का पीरियड। अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको, 15 मिनट में पृथ्वी आगे बढ़ती है 1 मिनट, तो 2 मिनट में कितना बढ़ेगी? 1/15 इंटू 2, तो हमने इसके मिनट के सेकंड बना लिए, 60 से मल्टीप्लाई करके 8 सेकंड आ गए। 8 सेकंड इज द टोटल लेंथ पीरियड ऑफ द सब लॉर्ड ऑफ द सन। अगर हम इस 8 सेकंड के 2 हिस्से बराबर कर दें 50-50%, तो 4 सेकंड पूर्वाध हो जाएगा, 4 सेकंड उत्तराध हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने जो हमारा समय था सन का, वो छोटे से छोटा हम 4 सेकंड का ले आए और हमारा बर्थ रेट है 2.5 सेकंड पर चाइल्ड। जो ये डिफरेंस है, इस 2.5 सेकंड को हम दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अब इस प्रकार हम जो ट्विंस बच्चे हैं उनका छोटे से छोटा टाइम वर्कआउट करके इंडिपेंडेंटली उनका चार्ट बना के रीड कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो कस्पेल थ्योरी है उसके अंदर हम लोग
होने वाली घटनाओं की डेट और समय भी निकाल सकते हैं। इसमें जो हम लोग ट्रांजिट का रूल अप्लाई करते हैं, ट्रांजिट में हम लोग पहले तो प्राण दशा तक उस इवेंट के सिग्निफिकेटर देखते हैं। उसके बाद जो हमारा शुभ कार्य है उसके लिए हम बृहस्पति की गोचर को देखेंगे, और इसके अलावा जब इवेंट हैपनिंग होती है उसको देखने के लिए मेरे को सन एंड मून उनकी आवश्यकता पड़ती है। सन जो है एक राशि के अंदर 1 महीना रहता है और लगभग 1 महीने में 2 राशि परिवर्तन हो जाती है। अगर कोई घटना किसी पर्टिकुलर महीने में होगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो पहले 15 दिन में होगी या बाद के 15 दिन में होगी, क्योंकि 1 महीने में सन की 2 राशियां आपस में चेंज हो जाती। इसके अलावा जो सन के अंदर एक राशि में 13 डिग्री तक एक नक्षत्र रहता है। अगर पहले वाला नक्षत्र काम कर रहा है तो पहले 13 दिन में इवेंट होने की संभावना बनती है, और अगर वो नक्षत्र काम नहीं कर रहा, अगले वाला करता है, तो हम कहेंगे कि अगले 13 दिनों में संभावना हो सकती। इसी प्रकार चंद्रमा का राशि लॉर्ड वो 2.25 दिन होता है और चंद्रमा का नक्षत्र 24 घंटे रहता है, जो किसी भी इवेंट का फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर होता है फॉर हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो इस प्रकार हम लोग सन और मून का गोचर लगाकर उस घटना को रफली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो घटना कब, किस दिन, किस तारीख में, किस समय तक हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कस्पल थ्योरी है उसके अंदर हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं उनके अंदर काफी हद तक सटीक होती है और डेट और टाइम निकाल के हम बता भी सकते हैं। बहुत सारी इवेंट्स ऐसी हैं जिनमें निकालने के लिए हमें वैदिक में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। हम रफली एस्टिमेट बता देते हैं, लेकिन कई बार वो 100% सक्सेसफुल नहीं होती। इसके अलावा हम कस्पल थ्योरी के अंदर प्रोग्रेशन भी लगाते हैं। प्रोग्रेशन क्या है? आप जानते हैं कि हमारा चंद्रमा, जिसके आधार पर हम विंशोत्तरी दिशा को लेके प्रेडिक्शन करते हैं, वो उसका प्रोग्रेशन कहलाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन स्टेशनरी हो जाती है, लेकिन चंद्रमा को दशा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ मानना है बाकी भी प्लैनेट उसी प्रकार चंद्रमा की तरह आगे बढ़ते हैं, और साथ साथ में जो मेरे भावा हैं वो भी इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और उनका कॉम्बिनेशन भी मेरे को इसी प्रकार लेना चाहिए जिस प्रकार की हम चंद्रमा की बढ़त को लेते हैं, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रेडिक्शन है वो बेहतर और सटीक आए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आज के सिस्टम में हम कस्पल थ्योरी पढ़ते हैं ये थोड़ी बेटर है, इजी है, क्विक है, और मैं पिछले 18 सालों से कस्पल थ्योरी पढ़ाता हूँ। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है, डेट और टाइम के साथ प्रेडिक्शन करनी है, तो आप कस्पल थ्योरी को लर्न करिए। ये बहुत इजी है और बहुत सिंपल रूल है।